ओके, नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम मौलिक अधिकार वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा। आज पढ़ेंगे आर्टिकल 19 to 22, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये हमारा होगा। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो आर्टिकल सब चल रहे हैं, है ना। तो आप ये करना, इसके साथ साथ नोट्स बना लेना। नोट्स तो बना रहे होंगे ना आप, ये हाँ, तभी इनका लाभ मिलेगा। खैर, तो अनुच्छेद 19, हाँ 19 में हम 6 पार्ट पढ़ेंगे इसके। वैसे तो इसमें 7 थे, लेकिन एक निकाल दिया गया था। इससे जो क्वेश्चन आते हैं ना कि सूचना का अधिकार किस में है ना, और ये संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी कब निकाला गया, अब कहाँ पर रखा हुआ है ना। गिरफ्तारियों के संबंध में आता है, निजता का अधिकार किस में, घूमने का अधिकार किस में, तमाम ये आपको ये सारी चीज़ें लिखवाएंगे। तो अभी बोर्ड पर 1 by 1 इनको डिक्टेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, तभी लिखेंगे। ओके, तो बच्चों आर्टिकल पहले 19 कर लेते हैं। 19 देखना, 19 के 6 पार्ट होंगे। वैसे तो इसमें पहले 7 थे, तो अब कितने बचे हैं, 6, है ना। 7 - 1 = 6। तो इसमें एक 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। उसके अंतर्गत एक आर्टिकल निकाला गया था 19F, इसमें से संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में एक विधिक अधिकार है। इसको अनुच्छेद 300A में जगह दी गई है, लीगल राइट बना दिया गया वहाँ पर। तो खैर देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 के 6 पार्ट है और 19(2) एक अलग है। इसको हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 19(1)(a) या पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज A। इसमें लिखा हुआ है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना। और इसी में RTI भी आ जाएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार में जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इनकी इन्फॉर्मेशन लेना, है ना। ये टॉपिक बल्कि अलग होगा, इसको अलग डिस्कस कभी करेंगे। तो इसके 6 पार्ट हैं 19 के। 19 फर्स्ट में क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, है ना, बोलने की स्वतंत्रता, अपना अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। जैसे हम इशारे से कोई चीज़ मांगते हैं, मान लो हमें पानी मांगना है तो पानी के लिए ऐसे इशारा कर देंगे, ये क्या हुआ, एक्सप्रेशन हुआ, है ना। सेकंड पर आते हैं 19 सेकंड। इसमें क्या है, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, है ना। जैसे हम कॉन्फ्रेंस एक करते हैं, सम्मेलन, रैली निकालते हैं, हमें एक स्वतंत्रता मिलती है इसके लिए भी। थर्ड में क्या है, 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता, एक यूनियन बनाने की, पॉलिटिकल पार्टी हम बना सकते हैं, है ना। इसकी फिर कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आगे बताएंगे आपको। सॉरी। फोर्थ में क्या है, D में राइट टू वेंडरिंग, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। देखना, संचरण करने की स्वतंत्रता और भ्रमण करने की स्वतंत्रता, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। संचरण जो होगा ये तो ये आएगा 21 में, और भ्रमण जो आएगा 19 में आएगा, है ना। अनुच्छेद 19(1)(f) में, इसमें 4th में। तो भ्रमण क्या, हम अपने देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो नहीं कि हम भ्रमण करते हुए स्टेशन पर चले गए रेलवे और वहाँ पर देखा कि हम तो घूमने के लिए आए हैं। वहाँ के कुछ नियम बने हुए हैं। कतिपय प्रतिबंध वर्ड आता है इसके लिए, कतिपय प्रतिबंध, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कतिपय अनुबंधों के द्वारा, है ना। अगर हमें घूमना, ये नहीं कि प्राइवेसी तोड़कर हम किसी के घर में घुस जाएंगे, हम तो यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं और ऐसा संविधान में लिखा है, क्योंकि कुछ प्रतिबंध, कुछ मान्यताएँ बताई गई हैं। ओके, आगे 5th में क्या है, E में, है ना, 19E में। तो E में आ जाएगा राइट टू हैबिटाट, निवास करने की स्वतंत्रता। हम भारत में कहीं पर भी निवास करते हैं, हाँ उसकी कुछ कंडीशंस है, उसकी कुछ शर्तें हैं कि हम निवास कहाँ पर करेंगे। समझ आ रहा है ना सब, हाँ बता देना कभी, ऐसे ही बहुत फास्ट चल रहा है। ओके, आगे ये फिर F में क्या आ जाएगा, 19F। 19F आज की डेट में जगह खाली है, कि निर्सित कर दिया गया इसको, है ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया, संपत्ति के अधिकार को निकालकर एक लीगल राइट बना दिया गया, जो वर्तमान में किसमें, अनुच्छेद 300A में रखा गया। इसको एक विधिक अधिकार बना हुआ है। इसकी कंडीशन बताएंगे आपको क्यों निकाला गया था, क्योंकि उस दौरान इमरजेंसी चली थी, है ना। 3rd इमरजेंसी 77 तक चली है, 1977 तक, और ये 78 में हुआ था अमेंडमेंट। तो हमारे पास फाइनेंस की कमी पड़ गई थी कुछ। ओके, आगे एक होता है व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, है ना, F में। G में आ जाएगा ये। तो व्यापार वाणिज्य, व्यापार क्या होता है कि हम जैसे हमारी दुकान है कि तो दुकान, हम सामान खरीदते हैं, उस दरों पर बेच देते हैं, मुनाफा होता है, तो क्या हुआ, ट्रेडिंग, व्यापार हुआ। वाणिज्य क्या होता है, जिसके लिए एक टीम वर्क काम करती है। ओके, आज गट बहुत ज़्यादा है। टीम वर्क होगा एक हमारे पास, कि ये सामान कहाँ से लाना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होना है ना। उसके मैनेजर, एरिया मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ये तमाम चीज़ें, एक स्टाफ होगा हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा, वाणिज्य, यानी कि व्यापार और वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट टू ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार वाणिज्य करने की। लेकिन इसमें एक नोट लिखा हुआ है, कहीं हम ऐसा व्यापार न कर दे जिसमें मानव की खरीद फरोख्त हो जाए। इंग्लिश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या कहेंगे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कहीं हम मानव की खरीद फरोख्त न कर दें,
कि सस्ती दरों पर कोई हमने खरीद लिया वही टाइप में कोई और उसको उस दर पर बेच दिया, है ना, ऐसा नहीं होगा, है ना। या फिर हम उसका देह का गलत व्यापार, हिंदी में कहेंगे देह व्यापार ना कर दें, है ना। देह व्यापार क्या, एक बार यहाँ पर ऐसा केस हुआ कि जो गल्फ कंट्री के कुछ यहाँ पर आया करते थे घूमने के लिए, वो गांव के गांव ले लिया करते थे गोद, है ना, कि इन पर हम पैसा लगाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अच्छे काबिल इंसान बनाएंगे। लेकिन वो अपने देश में ले जाकर वहाँ पर उनसे गैम्बलिंग कराते थे। ऊँटों की रेस हुआ करती है कि तो बच्चों को ले जाकर जैसे ऊँट की रेस पर बैठ लगाते हैं, बच्चे को ऊँट के ऊपर बांध दिया, जब उसको दौड़ाते हैं तो ऐसा बताया गया कि बच्चे के चीखने से ऊँट तेज़ दौड़ता है। तो जिस पर पता नहीं कि बच्चा बंधा हुआ है ऊपर, वो तेज़ दौड़ेगा, उस पर पैसा लगाते हैं। ये क्या हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव के शरीर का, मानव के देह का गलत प्रयोग कर लेना, है ना, ये इसमें आ जाएगा। तो ऐसी इन पर ये मान्यता नहीं है ऐसा व्यापार करने की। या फिर ऐसा व्यापार ना हो कोई जो जनहित को हानि होनी चाहिए उसकी। एक केस हम पढ़ेंगे, ये कुछ ओमपाल या ओमवीर करके कुछ ऐसा है ना, बनाम उत्तर प्रदेश, ओमवीर है ना, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये मामला क्या था, एक व्यापार से संबंधित था। ऋषिकेश में इन्होंने कुछ अंडों की सप्लाई या कुछ ऐसे किया, लेकिन जो ऋषिकेश है वो एक नगरी, धार्मिक नगरी है, एक सांस्कृतिक नगरी है, लोगों की मान्यताएं उससे जुड़ी, विश्वास जुड़ा हुआ है ना। तो कोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि वहाँ पर अंडे का व्यापार नहीं हो सकता, उस पर रोक लगा दी गई। हालांकि हमारा पूरा ये तो राइट होगा कि हम कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन है कि जनहित को हानि ना पहुँचनी चाहिए। जो आस्थावान लोग थे, जिनकी आस्थाएं ऋषिकेश से जुड़ी हुई हैं, ये उनकी आस्था को ठेस पहुंची, तो उनकी दुकानों को बंद करा दिया गया था कि वहाँ पर ये दुकान नहीं। कोर्ट ऐसे डिसीजन दे सकता है, ऐसे निर्णय ले सकता है। ओके, आने समझ में? ओके, तो ये कहाँ तक, 19 जी तक, है ना, व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता, राइट टू ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया ये। और 19.2 उपरोक्त स्वतंत्रताएं कतिपय प्रतिबंधों के अनुसार, एक वर्ड आया इसमें, कतिपय प्रतिबंध, सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस का मीनिंग क्या होता है, इसको समझिए ध्यान से। उपरोक्त जो हमें स्वतंत्रताएं मिली है, सब फ्रीडम्स मिली हैं हमें, ये एक कतिपय प्रतिबंधों के अनुसार है। इस वर्ड का मीनिंग हुआ आज ही कुछ प्रतिबंध लग सकते हैं हमारे ऊपर। जैसे हम सेकंड की बात करते हैं, 19 सेकंड, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की। सम्मेलन करना है, मान लीजिए हमें कोई रैली निकालनी है, हमें कोई बैठक करनी है ना, उसके लिए हमें प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। किसी ने लास्ट मंथ में की, तो लास्ट मंथ में स्थिति नॉर्मल थी, उसको परमिशन दे दी गई। मान लीजिए अब कुछ ओकेशन है, कुछ भी, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन चल रही है बच्चों की, है ना, तो हो सकता है हमें प्रशासन ये परमिशन ना दे, है ना, रैली निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि अब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कुछ लोगों की जो स्वतंत्रताएं हैं वो हो जाएं, ब्रेक हो जाएं, उनको ध्यान में रखते हुए तो प्रशासन कोई नियम जो आज ही बनाएगा, कोई प्रतिबंध लगा दे कि हमने पिछले महीने तो आपको मान्यता दी रैली निकालने के लिए, इस महीने नहीं है, क्यों नहीं है, कुछ मर्जी हमारी है कि वो कैलकुलेशन अपनी करेंगे जिस हिसाब से भी, तो ये कभी भी प्रतिबंध लग सकता है, है ना। आगे हमारे सदाचार और शिष्टाचार के नियमों को ध्यान में रखते हुए किसी की मान हानि नहीं होनी चाहिए। ये जो ना कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें बोलने की और एक्सप्रेशन करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम एब्यूजिंग करने लगे, है ना, हम किसी को गाली देने लगे, किसी की मान हानि करने लगे, है ना, उसके मान को हम ठेस पहुंचाने लगे। उससे क्या होगा, वो एंटी डेफिमेशन होता है कि लॉ होता है, उसके तहत हम अपराधी हो जाएंगे। हमें बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कतिपय प्रतिबंधों के अनुसार। ऐसा ना बोलते कहीं हम अखंडता के विरुद्ध ही नारेबाजी ना करने लगे भारत में, है ना, कि भारत में से ये करो, 2 हिस्से करो, ये कुछ भी, है ना, एकता और अखंडता को सर्वोपरि करते हुए सदाचार के नियमों का पालन करना है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये 19 में है ना, अगर आप चाहें तो इसको नोट कर लीजिए, जैसा भी करें। ओके, ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो ये आर्टिकल 20 और 21 है ना, राइट टू फ्रीडम में अभी चल रहे हैं। तो अनुच्छेद 20 में क्या है, आर्टिकल नंबर 20, अपराधियों से संबंधित। देखना, एक अपराधी होते हैं, एक अभियुक्त होते हैं, क्रिमिनल एंड एक्यूज्ड। अपराधी क्या होते हैं, जिनको जैसे न्यायाधीश के सामने जाएंगे, है ना, वो अपराधी उनको घोषित करेंगे, लेकिन अगर पुलिस की हम गिरफ्त में हैं, अभी तक हम अभियुक्त कहलाएंगे, है ना। तो ये अपराधियों के या दोष सिद्ध व्यक्तियों के संबंध में क्या, इसके 3 प्रोविजंस हैं। 3 क्या, कोई भी अपराधी अपने ही विरुद्ध गवाह नहीं बन सकता, है ना, किसी भी अपराधी को उसी के विरुद्ध साक्ष्य नहीं बनाया जा सकता, है ना। इसको बोलते हैं कि आत्म अभिशंसन का नियम, आत्म अभिशंसन का, हम अपने विरुद्ध कुछ कार्य नहीं कर सकते, ऐसा, है ना। सेकंड, किसी व्यक्ति को एक मामले में एक बार ही सजा दी जाएगी,
कोई भी व्यक्ति है एक मामले में एक बार सजा, मान लीजिए वो अब 2020 में कोई सजा काट के आया है, वो नहीं कि जब वो बाहर आया तो उसके किसी दूसरे परिवार वाले ने जो एंटी उनके एक और रिपोर्ट लगा दी कि नहीं इसको कम सजा मिली, एक बार और मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा। एक व्यक्ति को एक केस में एक ही बार सजा दी जाएगी। थर्ड क्या है इसमें, किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी अपराधी पर दंड के प्रावधान वही लागू होंगे जो उसके अपराध करते समय लागू थे, है ना। मान लीजिए जैसे एक पोटा का कानून है जो आतंकवादियों पर लगता है, और उस टाइम पर मान लीजिए हम पहली बात करें 2015 में, उससे भी पहले उस टाइम पर कानून था कि अगर किसी पर ये धारा लगती है उसे 5 साल की सजा है, लेकिन वर्तमान में 2020 में उसे आजीवन कारावास मिलेगी, है ना। तो जो उसके अपराध करते समय लागू हैं उसे दंड के प्रावधान वही लागू होंगे कि इसने किस टाइम पर अपराध किया है और जब इसके प्रोविजंस क्या थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 21, अनुच्छेद नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, मौलिक अधिकारों का सबसे वाइड एक आर्टिकल है ना। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या आ जाएगा, हमें जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल होगा, अच्छे स्तर पर रहकर हम जिए, जिसमें शिक्षा का भी मामला है। एक केस आया था इसमें ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य, है ना, 2010 में ज्ञान कौर के मामले में शिक्षा का अधिकार भी जोड़ दिया गया। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कौन सी होती है, जो प्राइमरी स्कूलों में दी जाती है ना, जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है वो तो लगभग फ्री ही वहाँ से मुफ्त मिलती है कि फ्री, है ना, निःशुल्क शिक्षा। अच्छा, एक था इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वाले में और भी किया गया, यानी कि हम प्रदूषित माहौल में या वातावरण में रहकर वहाँ पर जिए, है ना। वहाँ पर एक वायु, वहाँ की एयर पोल्यूटेड नहीं होनी चाहिए। धूम्रपान का भी इसी में आता है कि, है ना, केस। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को निषेध किया गया। किस केस में, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ का एक मामला था। किसी भी पब्लिक पैलेस पर, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर पाबंदी लगाई गई, रोक प्रतिबंध लगाया गया, रोक लगाई गई। ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस केस में, मुरली देवड़ा, याद रखना ये केस। ओके, आगे जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। इसी में शुद्ध जल, शुद्ध वायु, निःशुल्क खाद्य सामग्री, शुद्ध जल भी देना सरकार की जिम्मेदारी है ना, पोर्टेबल वाटर, शुद्ध वायु होनी चाहिए। खाद्य सामग्री जैसे पीडीएस की दुकानें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की होती हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसको हम डिपो बोलते हैं सिंपल भाषा में, है ना, जो राशनिंग जहाँ से मिलती है ना, हमें तो लगभग वहाँ से फ्री मिलता है हमें वो। तो खाद्य सुरक्षा एक कानून बना हुआ था, उसके अंतर्गत भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सरकार, ये सरकार के अंडर में होती है चीज़ें। ओके, एक आएगा इसमें निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, कोई हमारी प्राइवेट चीज़ों को वो जान ना पाए। जैसे मोबाइल टेपिंग भी आ जाएगी उसमें, हम जो मोबाइल पर बातें करते, किसी ने आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, उसका दुरुपयोग कर दिया, वो गलत हो जाएगा, हमारा निजता का कानून टूट जाएगा। एक पहले आपने सुना होगा ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग होता है कि, यानी कि हमें एक विशेष मुद्रा में ले जाकर हमारे मस्तिष्क को, या हिप्नोटाइज जैसे करते हैं लोग, ऐसे अगर लेगा तो हमारे से अंदर की वो बातें पूछ लेता है। या होती है, इसको नार्को टेस्ट भी बोलते हैं। तो नार्को टेस्ट अगर हमारा करते हैं, हमारा जो चेतन मन है उसको रोक देते हैं, अवचेतन मन कार्य करता रहता है। तो हमारे से कुछ ऐसी बातें पूछ लेते हैं जो हम ये अपनी सामान्य स्थिति में बताना भी नहीं चाहते। ये निजता के विरुद्ध हो जाएगा कानून ऐसा। ये केस इसमें आता है कि जैसा है ना कि आत्महत्या करते हैं, एक आत्महत्या होता है, एक इच्छा मृत्यु होता है। आत्महत्या को सुसाइड, इच्छा मृत्यु को यूथेनेसिया, है ना, इस पर लिख देता हूँ, आत्महत्या और इच्छा मृत्यु। एक आत्महत्या और दूसरा इच्छा मृत्यु, इच्छा मृत्यु, यूथेनेसिया, सुसाइड एंड यूथेनेसिया। सुसाइड कहीं पर भी मान्य नहीं है विश्व में, है ना, लेकिन जो इच्छा मृत्यु है, इच्छा मृत्यु कुछ यूरोप के देशों में, हॉलैंड में है, इसका नाम नीदरलैंड भी है। वहाँ पर अगर कोई घातक बीमारी से पीड़ित है, जैसे हेपेटाइटिस की विशेष कंडीशन C या C+ हो जाए उसमें, या फिर किसी को HIV पॉजिटिव हो जाए, इबोला हो जाए, बहुत सारी सी तमाम बीमारियाँ होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी, तो हम विशेष जो एक जिला स्तर पर मेडिकल ऑफिसर होंगे उनकी सलाह से इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। लेकिन भारत में लागू नहीं है इच्छा मृत्यु, है ना। नीदरलैंड में, अमेरिका के किसी राज्य में भी लागू है कि लेकिन विशेष कंडीशन होनी चाहिए। उसमें अगर कोई मरना चाहता है
यहाँ पर एक अरुणा शानबाग का मामला आया था। अरुणा शानबाग वो किसी विशेष अवस्था में मुद्रा में उसमें चली गई थी, कोमा में। तो कोमा में उसको लगभग 35-36 साल हो गए थे। घर वालों ने एक आश्रम में उसको छोड़ दिया, लेकिन आश्रम वाले भी, वो कोमा की स्थिति ऐसी होती है, ना तो वो सुन सकती, ना बोल सकती, ना एक्सप्रेशन कुछ भी फेस पर, और जिंदा उसमें रहते हैं। तो जब अप्लाई उसने किया था कि वो इच्छा मृत्यु पाना चाहती हैं, तो यहाँ पर वो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था उसको। वो इसलिए क्योंकि जिसने अप्लाई किया था वो उसका सगा संबंधी नहीं था। किथ एंड किन, एक रिलेटिव होते हैं, एक सगे संबंधी होते हैं, है ना, रिश्तेदार होते हैं और सगे संबंधी। सगे संबंधी में जिसमें खून का रिश्ता होता है, जैसे हमारे भाई बहन, ये तो किथ एंड किन है ना, पेरेंट्स भाई बहन, ये किस में आएंगे, किथ एंड किन में। लेकिन जो दूर पार के रिश्तेदार हैं हमारे, वो रिलेटिव में आएंगे। किथ एंड किन अगर इनसे अप्लाई किया गया वहाँ पर, तो उन पर कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा रहता है यहाँ पर भारत में अधिकार है ही नहीं है, तो क्या हुआ, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी डेथ ही हो गई थी। इच्छा मृत्यु यहाँ पर लागू नहीं है। नीदरलैंड में, होलैंड, नीदरलैंड है ना, या फिर डच इसी का नाम है। आत्महत्या कहीं पर भी लागू नहीं है। खैर, एक आपने ये देखा होगा कि जैसे किसी को मृत्यु दंड मिला है ना, डेथ पेनल्टी, कैपिटल सेंटेंस, उसमें फांसी का फंदा लगाया जाता है भारत देश में। फांसी का फंदा इसलिए क्योंकि जो उसकी नोट होगी, गांठ होगी, विशेष स्थिति में पीछे आ जाएगी। पूरा प्रोसीजर उसमें, मान लो किसी अपराधी को मौत की सज़ा मिलनी है तो गले की माप ली जाएगी, तमाम चीज़ें हैं। तो क्या होगा कि जो उसकी गांठ आती है, रस्सी जो कोड बांधेंगे वो पीछे आती है, तो क्या होगा, यहाँ पर हमारी मेडुला एक हड्डी होती है, उस पर हमारा ब्रेन रखा हुआ है। क्वेश्चन है व्हाट इज द रियल डेथ, वास्तविक मृत्यु किसे कहते हैं। ब्रेन डेथ इज द रियल डेथ, मस्तिष्क मृत्यु ही वास्तविक मृत्यु है। वो क्या करना चाहते हैं, फांसी लगाकर, कि हमें वो हमारे ब्रेन को मारना चाहते हैं, है ना। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमारा सांस रुक जाता है, नहीं, सांस रोकनी तो बहुत लोगों को प्रैक्टिस है ना। तो उसमें ये जो हमारी हड्डी होगी वो टूट जाएगी, ऊपर जिसके ब्रेन रखा हुआ है, ब्रेन वो कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा हमें कि, उसके बाद डेथ हो जाती है ना। तो इसलिए लगाते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए आप इसका, हमें मान लीजिए हम ड्राइव कर रहे हैं 4 व्हीलर में या 2 व्हीलर पर, या तो हेलमेट लगाया, सीट बेल्ट पहने। इससे मीनिंग क्या हुआ, अगर हम 2 व्हीलर्स पर जा रहे हैं अपने, है ना, 2 पहिया पर, और हेलमेट हमने नहीं लगाया, इसका ये मतलब हुआ अगर कुछ भी एक्सीडेंटल ट्रेजेडी हो जाती है, ताकि हमारे सीट डैमेज ना हो जाए, क्योंकि इसमें मस्तिष्क है कि मस्तिष्क अगर डिस्टर्ब आपका हो गया तो उससे मरने से भी स्थिति बदतर हो जाएगी। इसलिए कि हेलमेट पहनो, यानी कि मेडुला जो हमारी हड्डी है ये डैमेज ना हो जाए, इसको हानि ना पहुँच जाए, है ना। गाड़ी में जैसे 4 व्हीलर में सीट बेल्ट नहीं पहनी, कुछ भी ट्रेजेडी हो जाए, आगे से कोलैप्स हो जाए, टक्कर हो जाए, तो हमारा सिर आगे ना लग जाए उसमें। आगे सिर अगर लग गया तो ब्रेन पर हानि हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। उससे बचने के लिए ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि समझ आया होगा। खैर, एक आगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी महिला बच्चे पैदा करने के लिए करे या नहीं, ये उसका अपना विवेक होगा। किसी महिला को, है ना, आफ्टर मैरिज वो बाध्य नहीं किया जा सकता, जब वो चाहेगी वो अपना विवेक उसका होगा, कि ये भी इसी में जोड़ा गया है। तो इसमें संचरण की स्वतंत्रता, विदेश में हम घूम सकते हैं जबकि अपने देश में घूम सकते हैं, वो आर्टिकल नंबर 19 में आ जाएगा। निजता का अधिकार, मोबाइल रिकॉर्डिंग, टैपिंग, शुद्ध जल, शुद्ध वायु है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। आर्टिकल नंबर 22 यह अनुच्छेद गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में है, यानी कि एक्यूज्ड व्यक्तियों के संबंध में। किसी भारतीय व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है, अगर किसी को गिरफ्तार करते हैं यानी कि एक्यूज्ड है, तो उसको 3 स्वतंत्रताएं मिलेंगी, उसके 3 अधिकार होते हैं। क्या, उसे अपने अपराध को जानने का अधिकार होगा कि मुझे किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद में उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम और सक्षम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। निकटतम और सक्षम न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य है 24 घंटे के अंदर। लेकिन इसका एक अपवाद है, इसमें ले जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। जब अपराधी को थाने से ले जाएंगे जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने, न्यायाधीश के सामने, वहाँ ले जाने का टाइम नहीं होगा जुड़ा हुआ। क्वेश्चन आया हुआ है कि लाने और ले जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। उधर से लाने से कोई मतलब नहीं हुआ हमें। मान लीजिए कोई अपराधी है, कोई मद्रास का अपराधी है, उसे देवबंद से यहाँ से गिरफ्तार किया गया है, तो जब यहाँ से मद्रास में ले जाएंगे तो काफ़ी उसमें टाइम लगता है, ट्रेनिंग वहाँ पर 2 या 3 दिन में जाती है। ये जो ले जाने का टाइम है उसमें से वो माइनस कर दिया जाएगा। थाने में आपने देखा हो ना कि अपराधियों के लिए जैसे एक चालान कटता है, तो चालान पर टाइम लिखा जाता है कि अब इसको थाने से रेफर कर रहे हैं न्यायाधीश के सामने, तो उसमें जो टाइम है डिस्चार्ज का, वहाँ से जिस टाइम पर वो चला है वो टाइम लिखा जाएगा। जज के सामने जब प्रस्तुत होगा वहाँ पर वही का टाइम है। और थाने से चला है 10 बजे, जज के सामने जब वो जाएगा, भले ही वहाँ पर 2 बजे वो जाए, इसका मतलब है वो 10 बजे ही पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो ये ले जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा।
उस व्यक्ति को या उस अपराधी को, उस अभियुक्त को अपने मनपसंद का वकील, है ना, या अधिवक्ता करने का अधिकार होगा। तो 3 अधिकार होंगे गिरफ्तार व्यक्ति की। क्या? एक तो उसे अपने अपराध को जानने का अधिकार होगा, मुझे क्यों अपराध ये गिरफ्तार किया गया। सेकंड, उसे 24 घंटे के अंदर निकटतम और सक्षम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। थर्ड, उसे अपने मनपसंद का अधिवक्ता या वकील करने का अधिकार है। अगर मान लो वकील की फीस महंगी होती है तो उसको एपीओ दिया जाएगा, सरकारी वकील होते हैं, एपीओ बोलते हैं सरकारी वकील को, एडिशनल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सहायक अभियोजन अधिकारी, तब उसकी हेल्प दिलाई जाएगी। यानी लेकिन ये तीनों जो स्वतंत्रता है, आप इसको डिसऑर्डर भी कर सकते हो ना, कि पहले नंबर पर यही बोले, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे वाला आप फर्स्ट में बोल सकते हैं और सेकंड वाला थर्ड में, कैसे डिसऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जो आर्टिकल हमने 19 लिखा है, 19 का वही क्रम याद करना पड़ेगा आपको। खैर, उपयुक्त अधिकार निम्नलिखित को प्राप्त नहीं है। किसको प्राप्त नहीं है अधिकार? या तो शत्रु देश का नागरिक। शत्रु देश का नागरिक कैसा होगा? संविधान में हमारे कोई शत्रु देश नहीं लिखे हुए। शत्रु देश कतिपय, है ना, ये समय को देखते हुए कोई भी हो सकता है हमारा शत्रु देश। शत्रु देश के नागरिक को अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, है ना। मान लो कोई हमारा ये पड़ोसी देश है या कोई भी है जो हमारी शत्रुता जिससे चल रही है, उसका कोई अपराधी गिरफ्तार हुआ है, वो कहे हमें भी मनपसंद का वकील करना, उसके लिए नहीं है। या फिर दूसरा, निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति, ये गिरफ्तारियाँ कैसी होती हैं? भारत में गिरफ्तारियाँ 2 प्रकार की हैं, एक साधारण गिरफ्तारी, एक विशेष गिरफ्तारी, सिंपल या ऑर्डिनरी अरेस्टिंग। सेकंड हो जाएगा स्पेसिफिक अरेस्टिंग। साधारण गिरफ्तारी क्या होती है? उसमें व्यक्ति को अपराध करने के बाद में गिरफ्तार किया जाता है। विशेष गिरफ्तारी में किसी भी व्यक्ति को उसके अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाएगा। अपराध करने से पहले गिरफ्तार कैसे किया जाएगा? किसी को क्यों करेंगे गिरफ्तार? और पसीना बहुत। तो क्या होता है, जो विशेष गिरफ्तारियां होती हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति हिस्ट्री शीटर है, उसका पहले से कई बार थाने में नाम है, कई धाराएं लगी हुई, संगीन अपराधों में लिप्त हो, तो थाने में एक ब्लैक लिस्ट हुआ करती है। मान लीजिए अगर सरकार को ऐसा लगता है, प्रशासन को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आने वाले किसी चुनाव में या मेले में या भीड़ भीड़ जहाँ पर इकट्ठी होगी वहाँ पर ये कोई अपराध न कर दे, तो पुलिस उसको पहले ही गिरफ्तार कर लेती है। इसको क्या बोलते हैं? निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तारी या विशेष गिरफ्तारी। तो क्या होगा, उस व्यक्ति को जब पहले ही गिरफ्तार कर लेंगे, कोई ना कोई तो ग्राउंड देनी पड़ेगी, उस पर कोई भी ये लग जाए एक्ट जैसे होगा। निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तारी, यह अधिनियम बना था 1950 में बना। फिर बना मीसा और कोफेपोसा, मीसा MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनली सिक्योरिटी एक्ट। अगर हमारी कोई आंतरिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाता है उस पर मीसा वो लगता है कानून। एक कोफेपोसा होता है। कोफेपोसा वैसे एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है कि तस्करी में लिप्त ना हो जाए, कोई जाली मुद्रा ना यहाँ पर छापने लगे। अगर कोई ऐसा करता है उस पर कोफेपोसा लगेगा। तो जिस व्यक्ति पर कोफेपोसा या फिर मीसा या कोई ऐसा एक्ट लगा है उसको पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर लेती है कुछ ऐसे। फिर ये बना है NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। देखना, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको हम रासुका कहते हैं, तो राष्ट्रीय का तो र लिया गया है, सुरक्षा का ये लिया गया है और कानून का इन तीनों को मिलाकर रासुका 1980 में कानून बना था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में, है ना। तो कोई एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने की बात करें उस पर रासुका लग जाती है ना, या कोई गिरोह होता है। टाड़ा बना है कि टेररिज्म एक्टिविटी एंड ये टेररिज्म एंड डिसरप्टिव एक्टिविटी एक्ट 1985 में कानून बना था। एक ये पोटो बना है, पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस। पहले ये ऑर्डिनेंस हुआ करता था, ऑर्डिनेंस यानी कि एक अध्यादेश था, बाद में जो एक एक्ट बन गया। इसके बारे में अलग से आपको नोट लिखवाएंगे, टिप्पणी लिखवाएंगे। मकोका, मकोका की फुल फॉर्म महाराष्ट्र, जो शुरू में आएगा ना महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। एक बार और देखिएगा, महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, ये फुल फॉर्म इसकी हुई। ऐसे ही ये मकोका की जगह बना यूपी कोका, फिर बना गुजकोका, उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, गुजकोका, गुजरात कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ये क्राइम एक्ट, है ना। 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत जो लोग ऐसे गिरफ्तार किए जाएंगे जिन पर ये विशेष अधिनियम लागू होंगे, है ना, उनके नज़रबंदी की जो अवधि पहले ये 3 महीने हुआ करती थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत ये अवधि अब घटाकर 2 महीने कर दी गई, 2 माह तक रख सकते हैं। और अगर उससे भी ज़्यादा अवधि बढ़ानी है तो जैसे मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश की परमिशन लेकर और बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 22 है ना। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा आपका। अगर फिर भी नहीं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइएगा आप, ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।